ये बड़ा गेम चेंजर बोल्ड स्टेप है, सीधा 12 लाख तक टैक्स फ्री। सो अनडाउटेबली ये जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा डिलीवरी है, हम्म। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अब हमें ये कोशिश करनी है कि अगर ये पैसा जो बचा है खर्चा हो तो भी भारत में हो और निवेश हो तो भी भारत में हो। मतलब क्या इसका? अगर आप किसी रईस आदमी को कुछ टैक्स कंसेशन देते तो शायद वो बंदा बाहर फॉरेन में स्टडी करने में या घूमने में पैसा लगाता, हम्म। तो हमें क्या बेनिफिट मिलता। हम्म। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सिंगापुर में या थाईलैंड में ट्रैवल नहीं करे, प्रयागराज में जाके ट्रैवल करे। क्या बात है, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। इंडिया का पैसा इंडिया में खर्च हो। ये बात सही है। दूसरी लेकिन वो चीज सर, थाईलैंड की टिकट प्रयागराज से सस्ती है आजकल। अब हमें ये कोशिश करनी है कि हम भी थाईलैंड के लेवल की कॉम्पिटिटिवनेस पे पहुंच जाए। करेक्ट। बट इस बजट में एक्चुअली अनिल भाई त्रिवेणी संगम हुआ है। हम्म। पहली उम्मीद थी कि आप फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाएं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों पे कर्जा छोड़ के जाओ। करेक्ट। सरकार तो माई बाप है, वो क्यों नेक्स्ट जनरेशन पे कर्जा रख के जाए। ठीक बात है। तो ये फिस्कल प्रूडेंस के पाथ से इस साल और अगले साल फिस्कल डेफिसिट उम्मीद से कम है और डेट टू जीडीपी रेशो आने वाले 6 साल के लिए कम करेंगे, ऐसा ऐलान किया है। दूसरा, जैसे रामदेव जी ने कहा कि कंजम्पशन को बढ़ावा देना जरूरी था, तो ये 12 लाख का जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। ऑब्वियसली इस क्लास के लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान तो सिक्योर्ड है, तो खर्चा होगा हेल्थ केयर पे, एंटरटेनमेंट पे, टूरिज्म पे, ट्रैवल पे, मोबाइल फ़ोन पे एक्सेट्रा। तीसरी चीज़ थी कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स आज भी बैकफुट पे है, तो सरकार को खर्चा चालू रखना पड़ेगा। और इस बार मतलब सरकारी खर्चे में सेंटर लेवल पे 10% ग्रोथ है और पीएसयू को कंबाइन करके 17% ग्रोथ दिखाई गई है। तो कैपेक्स चालू है, कंजम्पशन को बढ़ावा दे रहे हैं और फिस्कल प्रूडेंस का पाथ नहीं छोड़ा। तो इस बजट का त्रिवेणी संगम इकोनॉमी के लिए तो अच्छा ही है। क्या वाकई में 7% ग्रोथ लाने जैसा बजट है क्या ये? सो जो रामदेव जी ने कहा कि फिस्कल इंजन तो ढंग से चल रहा है, अब मॉनेटरी इंजन भी चलाना पड़ेगा। दो चीज़ें इस वक्त ग्रोथ के ऊपर थोड़ी कंस्ट्रेंट बाधा या स्पीड ब्रेकर लगा रही है। एक ड्यूरेबल लिक्विडिटी बहुत टाइट है, दूसरा रियल इंटरेस्ट रेट्स ऊपर हैं। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से महंगाई तो कम हो रही है, बट ग्रोथ के ऊपर उसकी साइड इफ़ेक्ट आ रही है। अब इस बजट में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल कर दी है और इस बार रेन गॉड की कृपा रही है तो खरीफ क्रॉप काफ़ी बम्पर है, रबी क्रॉप भी अच्छा आएगा, तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा और इस वजह से आरबीआई को मौका मिलेगा कि वो ड्यूरेबल लिक्विडिटी बढ़ा दे। और उन्होंने कुछ कदम तो पिछले वीक ही उठा लिए और ब्याज के दरों में 7 फरवरी को कटौती कर दे। तो फिस्कल एंड मॉनेटरी दोनों के सपोर्ट से 7% ग्रोथ अचीव हो सकता है। क्या वाकई में नीलेश भाई 1 लाख करोड़ रुपया जो लोगों के हाथ में जाएगा ये टैक्स की कटौती की वजह से, या जो कहेंगे जो रेट में 12 लाख तक की जो छूट दी है, 1 लाख करोड़ सफिशिएंट है इकोनॉमी को भगाने के लिए? सर, फटाके को अगर जलाना है तो आप पूरे फटाके को नहीं जलाते, उसकी जो पूंछ है उसी को जलाते हैं और फिर कैटलिस्ट हो जाता है। ये 1 लाख करोड़ वो पूंछ है, उसमें हम आग लगा रहे हैं ताकि पूरी इकोनॉमी में उसकी इम्पैक्ट हो। एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आती है। 1 लाख करोड़ से लोग मोबाइल फ़ोन खरीदे, ट्रैवल करे, हेल्थ केयर पे खर्चा करे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, नया निवेश होगा, नई जॉब्स क्रिएट होगी और ये वर्चुअस साइकिल चालू हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि इस बजट में कंजम्पशन के साथ साथ फिस्कल प्रूडेंस पे ध्यान दिया है। बाज़ार के अंदर इतना पैसा है, अब सारा पैसा गवर्नमेंट लेके जाएगी तो प्राइवेट आदमी क्या करेगा। अब सरकार फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाएगी तो उसमें से कम हिस्सा लेगी, बैलेंस पैसा रहेगा प्राइवेट पार्टीज़ के लिए, तो वो कर्जा लेके बोरोइंग करके निवेश करके ग्रोथ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है मल्टीप्लायर इफेक्ट की, वह ये है कि इस बजट में हमने कंबाइंड एक्सपेंडिचर 15 लाख करोड़ के आसपास का सोचा है। अब सरकारी कैपेक्स होगा तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। चौथा है कि
अगर हम फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपना रहे हैं तो हमारी एक जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जब दुनिया के बाकी देश इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ऊपर नीचे होंगे, हम थोड़े स्टेबल रहेंगे, विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, वो पैसा यहाँ पे लगाएंगे तो अगेन ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो खाली हम 1 लाख करोड़ पूंछ देख रहे हैं, उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट और बड़ा धमाका हो सकता है। बाजार का जोश फिर से लौटेगा बजट के बाद। सो इस बजट में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट है जो बाजार के जोश को बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रलाइज्ड KYC, ये हमने बहुत बार पहले भी कहा है, इस बार भी कहा है जी। अगर ये एक्चुअली हो जाए और म्यूचुअल फंड खरीदना सोने खरीदने जितना आसान हो जाए तो मेरे हिसाब से बाजार को बढ़ावा रहेगा। जो पार्टिसिपेशन हमने आज देखा है, 5 करोड़ निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, वो कल को 10 करोड़ हो जाएंगे। दूसरी चीज अनिल भाई, इस बजट में हमने फोकस किया है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए। पहले खिलौने हम इंपोर्ट करते थे ऑन नेट बेसिस, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट कोई उतना बड़ा स्केल नहीं है। फुटवेयर 140 करोड़ तो इंडियन है, बट दुनिया का हर दूसरा जूता चाइना बनाता है और उसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। करेक्ट। इस बार इस बजट में हमने फोकस किया है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लाइक खिलौने, फुटवेयर, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल्स, क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे ताकि रॉ मटेरियल आपको मिल सके। अब इस चीज़ को हम ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर पाए तो जो जॉब क्रिएशन होगी लेबर इंटेंसिव, वो बहुत बढ़ावा देगी इकोनॉमी को, अपने आप मार्केट को बढ़ावा मिलेगा। तीसरी चीज़ अनिल भाई एजुकेशन की है। हमारे पास आदमी तो बहुत है बट वो उतने स्किलफुल नहीं है, उतने एम्प्लॉयबल नहीं है, उतने नॉलेजेबल नहीं है। अब हर स्कूल में टीचर भेजना मुश्किल है बिकॉज क्वालिटी ऑफ टीचिंग बहुत वेरी करती है। इस बजट में अनाउंस किया है कि हम ब्रॉडबैंड देंगे हर गवर्नमेंट स्कूल को, अटल टिंकरिंग लैब देंगे जो कुछ इनोवेशन करवा दे। और तीसरी चीज़ है हम डिजिटाइजेशन ऑफ बुक कर रहे हैं ताकि आप वीडियोस या बुक पढ़ के नॉलेज प्राप्त कर सके। आज तकरीबन हर बच्चों के पास स्मार्टफोन टैब आ जाता है। माँ बाप अपना पेट काट के भी बच्चों के लिए स्मार्टफोन लेते हैं ताकि वो पढ़ सके। करेक्ट। तो ये जो एक एजुकेशन गैप है, अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया, टॉप इंडिया, बॉटम इंडिया, उसको हम ब्रॉडबैंड, डिजिटाइजेशन और इनोवेशन लैब से कंप्लीट कर सकते हैं। अनिल भाई, किसी ने ये मुझसे कहा था, बहुत ही सोचने वाली बात है। हमने अपने बच्चों को कठिनाई नहीं पड़े इसलिए उनसे 1 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल खोल दिए। करेक्ट। चाइना ने कहा कि बच्चों को चलने दो, भले 10 किलोमीटर चलना पड़े, बट स्कूल हम कम खोलेंगे बट बड़े खोलेंगे, अच्छे खोलेंगे। अब उन बड़े स्कूलों में प्लेग्राउंड था, टीचर्स थे, टेक्नोलॉजी थी, लैब थी। ये जो 1 किलोमीटर की दूरी पे छोटे छोटे स्कूल खुले, उसमें हम पीछे रह गए। अब ये डिजिटाइजेशन के जरिए हम उस चीज़ को ब्रिज कर सकते हैं। तो कैसे हम इस बजट की अनाउंसमेंट लेबर इंटेंसिव सेक्टर, एजुकेशन, और एक और मिनट लेता हूँ, इस बजट में 20,000 करोड़ का प्रावधान है स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। इसमें हम आत्मनिर्भर हैं, हम ये बना सकते हैं, चला सकते हैं और इससे हमारी एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएगी। हम दुनिया के टॉप 3 ऑयल इंपोर्टर में हैं। जितनी न्यूक्लियर एनर्जी बनेगी हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगी। इस बजट में 25,000 करोड़ का प्रावधान है मैरीटाइम फंड के लिए। हम सालाना 50 से 60 बिलियन डॉलर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पे खर्चा करते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल शिपिंग। शिप्स भी दुनिया के हैं और पैसा भी हम देते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर। अब मैरीटाइम फंड के जरिए अगर शिप बिल्डिंग कर सके तो वो जो पैसा बाहर जा रहा है वो भारत में ही खर्चा होगा, भारत में ही निवेश होगा। तो इस बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अगर एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे ढंग से कर पाए तो इकोनॉमी और मार्केट दोनों को बढ़ावा मिलेगा। सो मेरे हिसाब से अनिल भाई, हेल्थ कॉस्ट कैसे हम कर पाए उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एंड आज एक मिडिल इनकम ग्रुप के लिए जो आयुष्मान भारत का फ़ायदा नहीं लेना चाहता और खुद के पैसों से इलाज कराना चाहता है, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब इसकी कॉस्ट हम कैसे कम करें? GST और इंश्योरेंस प्रीमियम काट के 18% फ़ायदा होगा। बट अगर हम इंश्योरेंस डिलीवरी जो हो रही है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पे कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल ला के
रेट्स काट सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, तो वो ऑप्शंस भी ओपन रखना चाहिए। अल्टीमेटली हर आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। और इसके लिए हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें ताकि उसकी कॉस्ट कम हो, इंक्लूडिंग जीएसटी रेट कट, उसके ऊपर ध्यान तो देना बहुत बनता है। स्टील में कंफ्यूजन है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी या कम हुई। गोल्ड पे भी वही कंफ्यूजन है कि बढ़ी या कम हुई? ये बढ़ी हुई है या सेम रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें किसी टैक्स के एक्सपर्ट को देखना पड़ेगा। बट एक हमारी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम उस फंड मैनेजर को जो ग्लोबल क्लाइंट के लिए इंडिया में पैसा मैनेज करते हैं, उसे भारत में लाने की जगह पे हम उसे बाहर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और इसे एक सेक्शन 9A कहा जाता है, जो कहता है कि अगर आप भारत में पैसे मैनेज करें, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे हो, तो आपको उस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की इनकम के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब ये तो जायज़ नहीं है, एंड पिछले कई सालों से हमने इस प्रोविजंस को चेंज करने की कोशिश की है ताकि फंड मैनेजर सिंगापुर, दुबई में बैठे हुए जो ग्लोबल क्लाइंट का पैसा भारत के लिए मैनेज करते, वो भारत में आके मैनेज कर सके। राइट। इस बार भी इस बजट में कुछ तो ऐसा प्रावधान है जो इन घर वापसी को इनकरेज करे, बट जब उस फंड मैनेजर से बात करते हैं तो वो कहता है कि नहीं यार, ये तो अभी भी घर वापसी के लिए योग्य नहीं बना है। तो मेरे हिसाब से एक चीज, एक गुजारिश है कि ये सारे लॉज, सारे रेगुलेशंस, इनको इंग्लिश में ड्राफ्ट कर दीजिए। ये शेक्सपियर की हम मतलब इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक सिंपल इंग्लिश में रखे ताकि लोग समझ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। सो गोल्ड पे अनिल भाई हमारा व्यू पॉजिटिव है, बिकॉज दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर सब भारतीय हाउसवाइफ की तरह सोना खरीदते और बेचते नहीं है। बेचते नहीं है। जब तक उनकी दौड़ चालू है तब तक तो गोल्ड के दामों नीचे में नहीं कटौती आना मुश्किल है। अमेरिका में ब्याज की दरें कहाँ जाएगी ये कहना मुश्किल है, बट अगर वो कम होती है तो गोल्ड के प्राइस को और सपोर्ट मिल सकता है। दूसरी चीज़ है फिक्स्ड इनकम में भारत में ब्याज के दरों में कटौती होवे वैसा लगता है, भले 50 बेसिस पॉइंट ही कम हो, बट 0.5% कम होने की उम्मीद है। तो जो सबसे लंबा ड्यूरेशन है उस मैच्योरिटी के पेपर लेने चाहिए। एक और चीज परफॉर्मिंग क्रेडिट है जो एआईएफ के जरिए आ रहा है। इस बजट में एआईएफ के लिए काफ़ी रियायत दी गई है, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मिंग क्रेडिट एआईएफ विल बी अप्रोप्रिएट फॉर इन्वेस्टर्स। ये क्या चीज़ है, जरा इसको समझाएं आप। सो अब क्या हो गया है अनिल भाई कि अगर आपको शेयर एक्वायर करने हैं, बिजनेस एक्वायर करना है, तो उसकी फंडिंग ना बैंक से कर सकते हैं, ना म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं, ना एनबीएफसी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट मार्केट में जाना पड़ रहा है, और वहाँ पे ज़्यादातर निवेशक एआईएफ है। एआईएफ में पहले टैक्सेशन रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन था, बट इस बजट में जो मैंने ऊपर छल्ला पढ़ा उसमें एआईएफ को काफ़ी रियायत दी गई है। तो एक, आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, दूसरा टैक्सेशन रिलेटेड कन्फ्यूजन इस बजट में दूर हो गई है, एंड बाकी असेट क्लास के सामने इक्विटी में जहां उम्मीद है कि आपको रिटर्न की उम्मीद बहुत कम करनी पड़ेगी कंपेयर टू लास्ट 5 इयर्स, तो उसके सामने अब परफॉर्मिंग क्रेडिट अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर आप एक रैंकिंग लगाए तो परफॉर्मिंग क्रेडिट सबसे ऊपर आता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ में, उसके बाद इक्विटी और उसके बाद सोना।